बच्चे, बेटा हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर की वीडियो बना रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें आज मैं आप लोगों को ये 6th पार्ट दे रही हूँ। 6th पार्ट जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हड़प्पा के लोग व्यापार करते थे क्या वो देश के अलग अलग हिस्सों से चीजें मंगाते थे या फिर वो देश के बाहर निकलकर अलग अलग उप महाद्वीपों से भी सामान मंगाया करते थे। ठीक है, क्योंकि बेटा कोई भी सभ्यता हुई, उसका समाज है, सोसाइटी बनी हुई है, घर बने हुए हैं, लोग हैं, तो जरूर वो किसी ना किसी आर्थिक कार्य में भी लगे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक वर्क जरूर करते होंगे और इकोनॉमिक वर्क जरूर करते होंगे जिसका पोर्शन हम लोगों ने वीडियो नंबर 5 में किया था, जिसमें मैंने कहा था कि लोग शिल्प का कार्य करते थे, हाथों से चीजें बनाने का काम करते थे, जिसमें मैंने आप लोगों को अलग अलग जगह दी थी कि ये चमुंदड़ों में, बालाकोट में, नागेश्वर में किस किस तरीके से क्या क्या काम वो लोग करते थे। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वो लोग अलग अलग इलाकों में कहीं पर वो शंख से काम कर रहे हैं, कहीं पर वो पत्थरों को काट काट कर मन के बना रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये चीजें जो हम लोग बना रहे हैं शंख से, पत्थरों से, ये हम लोग अपने इलाके या अपने देश के अंदर कहाँ कहाँ से चीजें इकट्ठा किया करते और कहाँ कहाँ से हम लोग बाहर के देशों से भी चीजें मंगाया करते। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पर बेटा एक तांबे के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हो। तांबा, ठीक है, तो ऑल ओवर खींचने की बजाय हम लोग शुरुआत करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों से कि हम लोग माल कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे। मैंने तुम लोगों के टॉपिक में जो मेन चीजें हैं वो सारे के सारे ब्लैक बोर्ड पर लिख दी हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से लेकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो बिल्कुल स्मूथली। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं तुम लोगों को फिर इसके बाद बुक उठाने की कि जो यहाँ लिखा जा रहा है हर एक टॉपिक में क्या क्या मेन बात है जो तुम तक पहुंचाने की कोशिश की गई, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप देने लग रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर शुरुआत होती है कि ये लोग मिट्टी के मृद भांड बनाया करते, मृद भांड यानी कि बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाया करते। तो बेटा मिट्टी तो हर जगह उपलब्ध है ना, मिट्टी तो हर जगह उपलब्ध है, तो मिट्टी के लिए तो इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ता था। तो जो मिट्टी है वो स्थानीय तौर पर ही प्राप्त हो जाया करती जहां पर ये लोग रहते थे। जहां पर हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे बसे हुए थे सभी में मिट्टी उपलब्ध थी, जिसका इस्तेमाल करने के वो मृद भांड बनाने का काम किया करते थे। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि पत्थर, लकड़ी और धातु, पत्थर, लकड़ी और धातु, ये तीन चीजें वो देश के अलग अलग हिस्सों से और देश के बाहर के इलाकों से मंगाया करते थे। ठीक है, जैसे कहां कहां से क्या क्या मंगाते थे वो भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हम लोग ये सामान मंगाते थे वो हम कैसे मंगाया करते, किन मार्गों से यानी कौन से रास्तों से मंगाया करते थे। तो सीधी सी बात है बेटा, स्थलीय मार्ग सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्थलीय मार्ग सब इस्तेमाल करते हैं, स्थलीय मार्ग के साथ साथ तटीय मार्ग भी सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तटीय इलाके या फिर नदी मार्ग का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं। तो नदी, क्योंकि नदी भाई सिंधु नदी थी, सिंधु नदी की बहुत सारी उपनदियां भी आसपास में थी, तो ये उन नदी मार्गों का इस्तेमाल करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया करते थे नाव के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए बेटा, नदी मार्ग, स्थल मार्ग एवं तटीय मार्ग का इस्तेमाल करते थे उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये कहता है नागेश्वर और बालाकोट, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था शिल्प उत्पादन केंद्र वाले में, ये दोनों वो इलाके हैं जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर बसे हुए हैं, इसलिए ये समुद्रों से प्राप्त होने वाले शंख का इस्तेमाल करते हैं। शंखों से ये अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे, इसीलिए नागेश्वर और बालाकोट में तो इन्होंने अपनी बस्तियां ही बसा ली थी। ठीक है, नागेश्वर बालाकोट में शंख प्राप्त करने के लिए बस्तियां इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है बच्चे, अफगानिस्तान, आज का भारत है, पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का शोर तो गई,
वो शोरतु गई जहां से हमें नहरों के अवशेष मिले थे, ठीक है, जो पिछली वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं। उसी शोरतु गई से ये लार्ज वर्द मणि मंगाया करते थे। नीले रंग का जो पत्थर होता है बहुत सुंदर होता है, जिसको आप लोग अपनी अंगूठी वंगूठी जो बनाते हैं वो कुछ स्पेशल आपके सुनारों के जाके सोने में या फिर चांदी में आप लोग इन पत्थरों को जड़वाते हो, वो वाला लार्ज वर्द मणि शोरतु गई से मंगवाया करते थे, जो कि अफगानिस्तान में था। ठीक है बच्चे। और धातु के लोथल, लोथल जो कि आप लोगों का गुजरात में है, ठीक है, लोथल से ये कार्निलियन, शेल खड़ी और धातु मंगाया करते थे। क्यों? क्योंकि जो लोथल था कुछ ऐसे इलाके में स्थापित था जिसके आसपास शेल खड़ी का पत्थर भी इजिली मिल जाता था, कार्निलियन का पत्थर भी इजिली मिल जाता था, विभिन्न तरह की धातुएं भी मिल जाया करती थी। इसीलिए इन्होंने लोथल में भी बस्तियां स्थापित करी। लोथल से ये सारा सामान मंगाया करते थे, अलग अलग तरह की चीजें बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए, और भी अलग अलग तरह की चीजें बनाने के लिए। ठीक है बच्चे। इसके बाद ये कहता है राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। ओके, सबसे बेस्ट ये जो खेतड़ी है ना राजस्थान के अंदर, जहां से तांबा ये हड़प्पा के टाइम का मंगा रही है। आज भी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा निकाला जाता है। आज भी तांबा है वहां पर पत्थरों में, ठीक है। और ज्यादा ना हो तो आप लोग जब दिल्ली से सालासर की तरफ जाते हो तो आप लोग खेतड़ी से होते हुए निकल के जाओ, रास्ता है आप लोगों का, बिल्कुल पहाड़ों के साइड साइड से ही रोड बना हुआ है। आप लोग जब सालासर की तरफ निकलोगे, ठीक है, अगर दिल्ली से आप लोगों को राजस्थान की तरफ जाना है तो, क्योंकि मैं खुद गई हूं मैं इसलिए बता रही हूँ। लेकिन अगर बेटा आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो एज यू विश आप लोग खेतड़ी अंचल आज भी देख सकते हो, जिसको सरकार ने एक्वायर कर रखा है, जिसका तांबा जितना भी निकलता है वो सरकार की कंपनियों के माध्यम से इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राजस्थान के खेतड़ी में आज भी तांबा मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से, खासकर यहाँ पर नाम नहीं दे रखा लेकिन हम लोग नाम जानते हैं इसीलिए बताते हैं। कर्नाटक में पहले बेटा हमारे यहाँ सोने की खान हुआ करती थी, ठीक है, कर्नाटक में सोने की खान हुआ करती थी। तो ये कहता है कि दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में सोने की खोज के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाया करते हैं, और साउथ इंडिया के लोगों के साथ जो स्थानीय लोग हैं इनके साथ अच्छी यारी दोस्ती की जाया करती, ताकि ये लोग भी इन अभियानों में अलग अलग जगह की खोजबीन करा सके जहां से सोना प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातें दिमाग में फिट भी होगी होंगी। ठीक है, अब देखो कि हम लोगों को खेतड़ी से ना कुछ मृद भांड मिले। खेतड़ी वही आप लोगों का राजस्थान वाला इलाका, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को कुछ मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बनावट में कुछ अलग हैं, वैसे नहीं है जैसे हम लोगों को सारे हड़प्पा सभ्यता वाले इलाके में मिले हैं। और इसी वजह से हम लोग उन मृद भांडों को जब हम रखते हैं तो कुछ अलग अलग से दिखाई देते हैं हड़प्पा से, तो हम लोग उसको कहते हैं कि जो ये मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन हैं ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से बने हुए हैं, यानी इनको बनाने की जो टेक्निक है उसका नाम दे रहा है ये गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पर लिखा था। ठीक है, इसके बाद सुदूर के क्षेत्र, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को। सुदूर यानी दूर के इलाके से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग लेन देन का काम किया करते थे, इसके सबूत भी हमें मिले हैं। और खासकर इसका सबूत हमें मिला है ओमान से। ओमान जो कि आप लोगों का इलाका है सऊदी अरब के पास का, ठीक है, यहाँ पर ओमान है। ओमान से हम लोग तांबा मंगाया करते थे बेटा, तांबा
वो तांबा जिसमें निकल के अंश पाए जाया करते थे। निकल भी एक धातु होती है, तांबा भी एक धातु है, उसमें निकल भी एक धातु मिक्स होती थी। यानी जो हमने ओमान से मंगवाया उसमें वो तांबा हम तक पहुंचा जिस तांबे के अंदर निकल के अवशेष भी विद्यमान थे। ठीक है, और ये कहता है कि ओमान से ही हमें एक हड़प्पा का मृत बाण मिला है। मृत बाण वो बेटा जिसमें हम लोग नॉर्मली अचार वगैरह डालते हैं, ठीक है, जो चीनी मिट्टी का चिकना चिकना बना होता है, जो आज का हमारा है, लेकिन इनका नहीं था। इनका मिट्टी का बना हुआ था, उस पर गाढ़ी गाढ़ी ब्लैक कलर की कलाई चढ़ी हुई थी, ढकने का साधन भी साथ में मौजूद था। तो वो भी कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था जिससे कि जो तरल पदार्थ उसमें डाला जाए वो बाहर की तरफ ना रिसे। ठीक है, तो उस मृत भांड में भी तांबे के साथ निकल भी मिक्स था। इसका मतलब हम ओमान से, और ओमान हमारे साथ व्यापार का काम किया करता था। ठीक है, इसके बाद है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया 11th का चैप्टर याद करो बेटा, सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, है ना, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड में सबसे पहले शहरी जीवन के बारे में पढ़ा मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है। ठीक है, तो उस मेसोपोटामिया में यानी उस इराक की सभ्यता में भी हमें अपनी हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब हमारे रिश्ते मेसोपोटामिया के साथ भी थे। ठीक है, इसमें कहता है मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का इस्तेमाल ओमान के लिए कर रखा है। ये किस नंबर के क्वेश्चन है बेटा, वो यानी डायरेक्ट मगान देकर के पूछ सकते हैं कि ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओमान के लिए। दिलमुन शब्द का इस्तेमाल किया है इसने बहरीन द्वीप के लिए। मैलुआ का इसने इस्तेमाल किया है हड़प्पा के लिए, यानी हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में महलुआ यानी मेलुआ के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये मेलुआ के बारे में भी क्यों लिखता है, क्योंकि मेसोपोटामिया के लेखों में ही हमें लिखा हुआ मिला है कि मेलुआ से मेसोपोटामिया के लोग कार्निलियन, लाजोडमणि, तांबा, सोना और अलग अलग प्रकार की लकड़ी लिया करते थे। यानी भारत ये सारी चीजें, हड़प्पा के लोग ये सारी चीजें मेसोपोटामिया को दिया करते थे। आई बात समझ में, इसीलिए उन्होंने अपने लेखन में लिखा हुआ मिला है, उनके लेखन में मिला है हमें अपनी हड़प्पा के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने हमारी मेलुआ को यानी हमारे हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश भी कहा है। ठीक है, क्योंकि एक मोहर भी हमें मिली है जिस पर पूरी की पूरी नाव छपी हुई है। ठीक है, और मजाक की बात बताओ, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने कहा बेटा ये नीचे क्या है, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, तो बच्चे बड़े हंस के कहते हैं मैडम ये एक कब्र टाइप में बना हुआ है, यानी एक कब्र है जिसके अंदर आदमी लेटा हुआ सा नजर आता है। ठीक है, हालांकि वो है नहीं बेटा, लेकिन आप लोग देखोगे तो फर्स्ट टाइम में आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये कोई मोहर नहीं है, ये कब्र है नाव की शेप के, उसमें आदमी को फिट कर रखा है। ठीक है, तो वो तो तुम्हारी बुक में आप लोगों को चित्र देखने को मिल ही जाएगा। तो नाविकों का देश कहा गया है और हमें इसके एक मोहर भी मिली है जिस पर नाव छिपी हुई है, यानी कि जो भारत है वो नाव यानी समुद्र, ठीक है, यानी नदियों का इस्तेमाल करता है, समुद्रों का इस्तेमाल करता है दूर दूर के इलाकों में जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि नाव तो इन्हीं में चलती है भाई, मेरे और तुम्हारे घर पे तो चलती नहीं है। ठीक है, तो नाविकों का देश इसने बोला है मेलुआ यानी कि हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया वालों ने। ठीक है, और उन्होंने एक मिथक है, मिथक यानी जो नॉर्मली सिंपल सी बातें लिख देते हैं, कुछ एक स्पेशल बातें जो इन्होंने हड़प्पा के बारे में लिखी हुई है वो बता रहे वो कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, हाजा पक्षी हो, हाजा ये मोर को बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा पक्षी है वो मोर हो और उसकी आवाज राज प्रासाद, प्रासाद होता है महल, राज मीन्स राजा के महल
में सुनाई दे, यानी तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, तुम्हारा पक्षी मोर हो और उसकी आवाज राजा के पूरे महल में सुनाई दे। ठीक है, तो यानी इसमें मोर को बड़ा इंपॉर्टेंट बताते हुए बताया गया है। और आई थिंक मेरे हिसाब से आज भी हमारा मोर ही राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, तो बच्चे मेरे हिसाब से ये पोर्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ अच्छे बच्चों की तरह उसे उतार लिया करो, बहुत काम आएगा आपको चैप्टर समझने में। ठीक है, और 12th में अगर पास होना तो बेटा जो बुक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको तो तुम्हें घोट कर पीना ही पड़ेगा। ठीक है, ये गारंटी है कि बुक से बाहर कुछ नहीं आता पेपर में। ठीक है, सीबीएसई में अगर पेपर बनाया जा रहा है तो बड़ा सोच समझ के बनाया जा रहा है। वो बात अलग है कि वो चीजों को थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, अदरवाइज आता सारा का सारा बुक में से ही है। ठीक है, तो जितना भी ब्लैक बोर्ड पर डाला जाए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी एक नोटबुक बनाकर उसको सारा पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक उतारते चले जाओ। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच।